नमस्कार दोस्तों, जो एनडीए और सीडीएस का एग्जाम अभी हुआ है उसमें से स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चन तो हमने लिए ही थे पिछली वीडियो में। अब की बार जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं उनको लेते हैं। आंसर तो आप इस पे देख सकते हैं, दोनों के आपको दिखाई दे जाएंगे, लिख दिए हैं। लेकिन इसका अगर मैं ओरिजिन आपको बता दूंगा कि एक पार्टिकुलर इडियम का क्या ओरिजिन है, क्या कहानी है उसके पीछे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा याद रखना और भविष्य में यूज करना। एक्चुअली इनका ओरिजिन इसलिए जरूरी है इडियम्स का, इडियम कहते ही उनको हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जो कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो कि ऐसा अर्थ रखता हो जो अर्थ उस ग्रुप के इंडिविजुअल वर्ड्स के जो अर्थ हैं उनसे कोई मेल ना खाता हो, उसको बोलते हैं इडियम। जैसे हिंदी में मुहावरा है 9 2 11 होना, और उसका मतलब होता है भाग जाना। अब 9 का 2 का और 11 का भाग जाने से क्या संबंध है, लेकिन वो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है। इसी तरह से अंग्रेजों के भी हैं अपने इडियम्स बने हुए हैं। तो इनके पीछे की कहानी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिसका मुझे पता है। देखिए, पहले एनडीए वाले लेते हैं। द लाइन्स शेयर, ये तो इसी से स्पष्ट है, शेर का हिस्सा। देखिए, जब कोई शिकार मारा जाएगा जंगल में तो नेचुरल है कि उसमें से जो अच्छा माल है और ज्यादा माल है उसको शेर खाएगा। बाकी जो बचा हुआ है हड्डियां वड्डियां या थोड़ा बहुत जो मांस बचा हुआ है उसको बाकी जानवर खाएंगे, लेकिन जो सही चीज है और ज्यादा हिस्सा है उसको शेर खाएगा। इसलिए द लायंस शेयर का मतलब है द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। अगला, कुक समवन्स गूज। गूज होता है तितर। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी बताई गई है कि कहीं किसी ने आक्रमण किया, शहर में बहुत सारे गांव थे, वो आक्रमण करते जा रहे थे। अब आक्रमणकारी को क्या पता कि किस गांव को लूटें अच्छी तरह, वो तो भागे जा रहे थे जहां ऊपर से दिखता था कि अच्छा खुशहाल है एरिया, गांव, उसके अंदर घुस के लूट खसोट करते थे। तो ऐसे ही किसी गांव के बाहर उसने देखा कि तितर लटका हुआ है, और तितर उन दिनों में समृद्धि का प्रतीक होता था। तो उनको पता लग गया कि इस गांव में समृद्धि है, तो उन्होंने पूरा लूटा खसोटा और फिर आग लगा दी। तो उस गांव वाले की जो भी प्लानिंग थी उस गांव वालों की सारी ही खराब कर दी। उन्होंने पता नहीं क्या सोच के कितना धन रखा होगा। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति दूसरे के प्लान को खराब कर दे, करी कराई को खराब कर दे, उसने बहुत कुछ सोचा हो और उसको खराब कर दे बीच में कुछ ऐसा काम करके, तब उसको कहते हैं कि उसने उसके गूज को कुक कर लिया, उसका जो तितर था उसको पका खाया। ऐसी अवस्था में उसको प्रयोग करते हैं। अगला, डिसअपियर इनटू थिन एयर। टू डिसअपियर इनटू थिन एयर। देखो, जो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक बार उस ढक्कन खोल दो, वो उसी में हवा में पता भी नहीं लगेगा कहां गया, हवा में उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे ऐसे गायब हो जाएगा जैसे वो हिंदी में कहते हैं ना कि जैसे गधे के सिर से सींग, यानी एकदम यूं ऐसे भाग जाए, पता ही ना लगे कि थे कि ना थे। तो ऐसी स्थिति हो उसको कहते हैं टू डिसअपियर इनटू थिन एयर, सडनली डिसअपियर हो जाना। अगला, पुट द स्क्रूज ऑन। पेच कस देना, बहुत बार आप भी यूज करते हैं हिंदी में कि इसके दिमाग का पेच कस दे। पेच कसने का मतलब यह है कान ऐंठ दे अच्छी तरह, यानी जो तुम उससे करवाना चाह रहे हो, अगर तुम उसके स्क्रू को खींच दो तो इसका मतलब है जो आप करवाना चाह रहे हो वो उससे करवा पा रहे हो।
किसी को इतना मजबूर कर देना कि जो तुम चाह रहे हो वही वो करे, तो उस अवस्था को कहते हैं टू पुट द स्क्रूज ऑन। अगला, सिट ऑन द फेंस। कहीं पर ग्रुप बन रहे थे, आपस में हो गया, किसी दो ग्रुप थे, पहले तो एक ही था, और उनमें आपस में दो ग्रुप बनने लगे, झगड़ा होना था। तो कुछ व्यक्ति इतने समझदार होते हैं कि वो तो बीच में बैठ जाते हैं ऐसे कि मैं तो ना तो इधर मैं ना इधर, तो वो साइड नहीं लेना चाहता, कोई पक्ष नहीं लेना चाहता ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ही इज सिटिंग ऑन द फेंस, यानी बीच, फेंस होती है बीच की दीवार, कि वो फेंस पे बैठा है, वो तो ना इधर का दिखना चाहता ना इधर का दिखना चाहता, साइड ना लेना, टू सिट ऑन दी फेंस। अगला, एज शार्प एज ए टैक। टैक होता है वो ड्राइंग पिन, देखी आपने, या वैसे भी कुछ पिन होती है ना, जैसे बोर्ड है, ये तो मैंने लिख दिया, नोटिस वगैरह जब लगाते हैं तो उस आजकल तो मैग्नेटिक आने लगे हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, नोटिस को लगा के उसके चारों कोनों में ड्राइंग पिन लगा देते थे, या इसी तरह से जो डिजाइनर वगैरह हैं, पेपर को, वो एक बोर्ड पे पेपर को रख लेंगे और उसकी चारों तरफ पिन लगा देंगे ताकि वो जो पेपर है, कागज है, वो हिले ना। तो इसको कहते हैं टैक। तो आगे से बहुत शार्प होती है वो। तो कोई व्यक्ति इतना तेज हो बुद्धि का कि एकदम समझ जाएगा ये क्या कह रहा है, बहुत हेरा फेरी मास्टर हो पूरा, श्रूड पर्सन हो, उसको अंग्रेजी में श्रूड बोलते हैं। तो उसको एज शार्प एज टैक भी बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, जो बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, शातिर जिसको बोलते हैं। अगला, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट, कोई व्यक्ति भाग रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह भाग दौड़ तो बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसको हासिल कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसी व्यक्ति को कहते हैं कि ही इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक्चुअली क्या होता था, किसी जमाने में किसी को जब सजा देनी होती थी ना, तो उसको क्या करते थे कि एक चौकी है, चौकी के गेट से उसको बांध देंगे, एक रस्सी, लंबी रस्सी लेके, और उसको मारते जाएंगे, उसको भगाते जाएंगे। तो वो एक पिलर होता था आगे जाके, उस पिलर तक वो रस्सी जाती थी, फिर उसको वापस लाते थे मारते मारते पोस्ट पे, फिर भगाते थे। यानी वो भाग दौड़ तो बहुत रहा है, मार खा रहा है, जा रहा है, फिर वहां से वापस आ रहा है, उसको हासिल कुछ नहीं हो रहा है। यानी जब आपकी ऐसी भाग दौड़ हो जो कोई रिजल्ट ना लाए, उसको कहेंगे टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अगला, हीथ रॉबिन्सन। एक्चुअली इंग्लैंड का एक आर्टिस्ट हुआ है, उसका पूरा नाम था डब्ल्यू हीथ रॉबिन्सन। वो क्या करता था कि जो बहुत छोटी छोटी सिंपल चीजें होती थी, बहुत सिंपल मैकेनिज्म जिनका होता था, और उनके ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना के उनको दिखाता था। तो ऐसी कोई चीज हो जो कि कैसी हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, और अदरवाइज वो सिंपल हो, लेकिन उसका जो डिजाइनिंग वगैरह है वो इतना, उसका सिस्टम और उसका डिजाइनिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दे जो कि डिसप्रोपोर्शनेट हो उसके यूज से। तो वो ऐसी चीजें लोगों की मजाक मजाक में दिखाता था, वो सैटायरिस्ट था बेसिकली। तो अब ऐसी कोई चीज आपके पास हो जिसका डिजाइन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो और उसका यूज बहुत सिंपल हो, तो उस चीज को कहेंगे कि हीथ रॉबिन्सन है। क्योंकि हीथ रॉबिन्सन ऐसे ही काम करता था, छोटी छोटी सिंपल चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाता था अपनी ड्राइंग में। अगला, एज थिक एज थीव्स। देखिए, आपने नोट की होगी चीज कि जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनकी दोस्ती बड़ी पक्की होती है, वो लंगोटिए यार होते हैं, बहुत पक्के दोस्त होते हैं वो। इसीलिए जो जिसको हिंदी में बोलते हैं लंगोटिए यार, अगर ऐसे कोई यार है और जिन पे लोग शक की दृष्टि से भी देखें, तो उनको कहते हैं दे आर एज थिक एज थीव्स। जैसे चोर और चोर मुसहरे भाई, यानी चोर चोर हो,
चाहे कहीं के भी हों, लेकिन वो आपस में फिर भी मौसेरे भाई होते हैं। ऐसे लगता है जैसे मौसी के एक बेटे हैं एक दूसरे के। तो इसको अंग्रेज जैसे बोलते हैं कि दे आर एज थिक एज थीव्स, यानी वो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और लोग उनको शंका की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं। तो ये एनडीए वाला खत्म हुआ। उम्मीद है आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा। हाँ, वीडियो शायद, चलिए अगले में। अब हम सीडीएस का पेपर लेते हैं। यानी सीडीएस के पेपर में जो इडियम्स और फ्रेजेस आए हैं वो, पहला, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी अपना भी कोई एक्स हो, कोई कुल्हाड़ा हो जिस पे धार लगवानी है। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, कहीं काम हो रहा है, वो वेट कर रहा है, तो उसको कहेंगे कि भाई तुझे भी कुछ करवाना है, यानी तेरा भी कोई सेल्फिश पर्पस या कोई मोटिव है। तो टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है टू हैव ए सेल्फिश एम, अपना कुछ काम या मोटिव होना। अगला, बाइट द बुलेट। देखो, जो पहले क्या होता था कि जो बुलेट होती थी ना, जो कारतूस होता था, उसको मुंह से काटना पड़ता था, और वो सबके बस का नहीं होता था, वो बड़ा साहस के काम माना जाता था। तो अब भी कोई अगर कहे कि ये ही इज रेडी टू बाइट द बुलेट, इसका मतलब है कि वो कारतूस का आगे से जो मुंह है, उसको आगे की जो नोक है, उसको बाइट करने को, यानी उसको मुंह से कुतरने को तैयार है। यानी वो कोई ऐसा डिफिकल्ट काम है जो उसको करने की हां कर रहा है, अगर वो रेडी है तो। इसका मतलब ये है, टू बाइट द बुलेट का मतलब है टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट। कोई ऐसा काम जो अनप्लेजेंट भी हो और डिफिकल्ट भी हो, उसको करने को तैयार हो जाने का मतलब है रेडी टू बाइट द बुलेट। अगला, लॉफिंग स्टॉक। लॉफिंग स्टॉक होता है कोई व्यक्ति इतना पागल कि मतलब सबको खूब हंसने का मौका दे, ऐसी बातें करे और उस पर लोग कितना भी हंस सके, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं ये तो लॉफिंग स्टॉक है। स्टॉक का मतलब भंडार, लॉफिंग का मतलब हंसी का, यानी इसको देख के आप कितना भी मजाक उड़ाओ, आपको हंसने का खूब मौका मिलेगा इस व्यक्ति को देखकर। तो वो स्टूपिड ही होगा, इसलिए उसको लॉफिंग स्टॉक भी होगा वो सबके लिए। अगला, पे ओवर दी ओड्स। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को, मान लिया कभी आपको काम करवाना है, काम करवाना बहुत जरूरी है, और उस काम को करने वाले आपको मिल नहीं रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, तो तब आप उसको ज्यादा देने को भी तैयार हो जाएंगे। वो ओड परिस्थितियां हैं जिनमें आप उनको ज्यादा दे रहे हैं। अगर आप किसी को पे ओवर दी ओड्स कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको वो अमाउंट दे रहे हैं जो कि ओड परिस्थितियों में दिया जाता है, यानी जितना उसको दिया जाना चाहिए उससे आप ज्यादा दे रहे हैं उसको। तो टू पे ओवर दी ओड्स का मतलब है टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ। कोई चीज जितने की है उससे अधिक दे देना, वो कहलाता है पे ओवर दी ओड्स। अगला, प्ले टू द गैलरी। देखिए, जब वो चलता था ना, फिल्म वगैरह चलती थी, उसमें जो स्क्रीन होता था, स्क्रीन के जो सबसे नजदीक होते थे उसको गैलरी कहा जाता था। गैलरी में पैसे कम लगते थे, और उनको प्रभावित करने के लिए अगर कोई बजा रहा है कुछ, वो क्यों बजा रहा है वहां पर, ताकि ये वाह 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 करे। तो अब भी वही है, अगर कोई कहे कि यू आर प्लेइंग टू द गैलरी, इसका मतलब है तुम लोगों को ऐसी बात कह रहे हो जिसको सुनकर सुनने वाले, वो लोग जो सुन रहे हैं, वो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी वाह वाह करेंगे। तब आपको कहा जाएगा कि यू आर प्लेइंग टू द गैलरी, टू से समथिंग दैट विल मेक पीपल एडमायर यू। ऐसी बात कहना जिससे लोग तुम्हारी तारीफ करें। बी इन द सूप। सूप होता है सूप, तो कोई चीज अगर सूप में है तो उसको खूब उबाला जाएगा, क्योंकि वो खूब पक के तभी अपना स्वाद देगी। इसलिए कोई व्यक्ति अगर मुसीबत में हो, संकट में हो, तो उसको कहेंगे ही इज इन द सूप, यानी अब उसको खूब रगड़ा लगेगा, ये मतलब उसका टू बी इन द सूप का, टू बी इंटरवल।
अगला, ए टर्न ऑफ द स्क्रू। ए टर्न ऑफ द स्क्रू होता है कोई ऐसा एक्शन जो कि खराब चीज को और खराब कर दे। है ना कि कोई चीज थी खराब हो रही थी, किसी ने आके कह रहा यार मैं करता हूं इसको ठीक, उसने कुछ ऐसा किया कि वो और ज्यादा खराब हो गई, तो इसको कहेंगे कि ही टर्न द स्क्रू, उसने स्क्रू को घुमा दिया, यानी जो चीज खराब थी ऐसा काम किया उसने उसको और खराब कर दिया। अगला, ए व्हाइट एलिफेंट। हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक राजा था, वो क्या करता था, जब वो किसी अपने सभासद से, अपने दरबारी से नाराज हो जाता था तो वो उसको निकालता नहीं था। ये नहीं था कि उसको अब तो दरबारी नहीं रहेगा, अब तो सभासद नहीं रहेगा, ऐसा नहीं करता था। उसका सजा देने का एक अलग ही तरीका था। वो क्या करता था, उस व्यक्ति को एक बहुत ही सुंदर व्हाइट एलिफेंट उसको भेंट कर देता था कि ये ले। अब वो उस सभासद के किसी काम का नहीं है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस पे उसका बहुत खर्च हो रहा है, बहुत पैसे उसको खर्च करने पड़ रहे हैं उसकी देख रेख पे। तो व्हाइट एलिफेंट इसलिए उस चीज को कहा जाता है जो कि यूजलेस हो, काम की कुछ ना हो, पर वो कॉस्टली बहुत हो, वो व्हाइट एलिफेंट। अगला, ए हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो भी देखिए, आपने कभी आलू लिया है हाथ में, गर्म आलू, गर्मा गर्म आलू आपके हाथ में हो, घर वालों ने कहा हो, मम्मी ने कहा हो कि ये आलू ले और इनको छील दे और पराठे बनाऊंगी तेरे लिए। जब आप उसको हाथ में रखते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे, फिर पहले पे आ जाता है, वो ऐसे ही करते रहते हो उसको पटक भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते। तो हॉट पोटैटो ऐसी चीज को कहते हैं जिसको हैंडल करना डिफिकल्ट हो, आपको मुश्किल हो उसको कैसे हाथ में रखे, कैसे हैंडल करे, उसे कैसे निमटे, उसको आप फेंक भी नहीं सकते, उससे निमटने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसी चीज को कहते हैं he is having a hot potato, या this thing has become a hot potato for him. Okay, last, apples and oranges. कभी कभी क्या होता है कि लोग बात बात में ऐसी बातें करते हैं कि ऐसी चीजों की आपस में तुलना करने लगते हैं जो कि बिल्कुल भिन्न होती है। जैसे सेब और संतरे बिल्कुल भिन्न होते हैं, मौसम भी अलग होता है, सेब किसी मौसम में होती है, बाद में चल के तो खैर कुछ कॉमन भी हो जाता है, वो पॉइंट नहीं है। पर पॉइंट ये है कि जब दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो और उनकी आपस में तुलना की ही नहीं जा सके, तो ऐसी चीजों को हम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो टाइम दिया है उसके ये वर्थ रहा होगा, जो डिस्कशन किया है। ऐसी बात है तो बताइए। थैंक यू, नमस्कार। टू स्पिल द बीन्स, इसका मतलब है कोई चीज जो गुप्त रखने को कही गई है उसको प्रकट कर देना। यूनान में कुछ लोगों को वोट डालने का जो अधिकार होता था, उसमें वोट डालने का तरीका ये होता था कि उनको बीन्स दिए जाते थे, उसको लोबिया या राजमा वगैरह के जो दाने होते हैं वो दिए जाते थे, दो रंग के, एक व्हाइट कलर का और एक किसी काले रंग का या गाढ़े रंग का। अगर उसको किसी प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालना है तो वो व्हाइट कलर के बीन को एक जार में डाल देगा, और अगर उस प्रस्ताव के विरोध में वोट डालना है तो वो रंगीन बीन को उस जार में डाल देता था। इस तरह से जब सभी लोग वोट डाल चुके होते थे तो उस जार में सभी बीन्स इकट्ठे हो जाते थे। जार में किस रंग के बीन ज्यादा है ये किसी को नहीं पता होता था, वो एक सीक्रेट होता था। अब कोई गलती से या जानबूझ के अगर उसको बिखेर दे उन बीन्स को, वो जार को उल्टा कर दे, तो क्या होगा, सभी को पता लग जाएगा कि प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा वोट है या उसके विपक्ष में ज्यादा वोट है। तो इसका मतलब ये हुआ वो जो गुप्त बात थी वो सबको प्रकट हो जाएगी समय से पहले। तो इसलिए उसको कहेंगे कि जिसने वो काम किया है ही हैज स्पिल्ड द बीन्स, यानी ही हैज रिवील्ड ए सीक्रेट। इसको एक और इसके लिए इडियम होता है
टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी ये भी आपने सुना होगा कभी कभी, यानी थैले में से बिल्ली बाहर आ गई, इसका मतलब जो चीज सीक्रेट थी वो प्रकट हो गई।